मैंने कल ऐड किए थे कि एक दो बच्चों को दिन में कल दिन में भी ऐड किए थे कि एक दो बच्चों को मैसेज आया। इससे भी लिंक शेयर कर दिया दोनों से। अभी दूसरा लिंक भी भेज दिया है, अगर टाइम उसमें नहीं जुड़ पा रहे हो तो। तो क्वेश्चन अपने 6-7 तक हो गए थे। इसके बाद किए कि तुमने क्वेश्चन नंबर 8 हुआ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूं यहाँ पर, बुक भाई सभी ले आना, तुम एक एक बुक तो ले आओ। किसी बंटन के प्रथम 4 केंद्रीय आघूर्ण दे रखे हैं। केंद्रीय आघूर्ण का मतलब μ1 बिना डैश वाले 0, μ2 2.5, μ3 7, μ4 18.75। पहले तो ये बताओ, ये μ1 ये μ1 μ2 μ3 μ4 लिखे हैं 0.7, राइट, 0.7। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि डैश वाले क्यों नहीं लिखे, बिना डैश वाले क्यों लिखे हैं। केंद्रीय आघूर्ण दे रखा हो या समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण दे रखा हो तो बिना डैश वाले लिखने हैं। अब देखो दिक्कत ये हो रही है सबसे बड़ी कि कुछ बच्चे 100 होने के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब इसका एक ही तरीका है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों को अब रिमूव करेंगे भाई, और कोई विकल्प नहीं है फिर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है सुरेश आज थोड़ी बहुत, वैसे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये अपन को दे रखा है μ1 μ2 μ3। अपन से एक तो पूछा है वैषम्य गुणांक और एक पूछिए ककुत्ता। एक तो पूछा है वैषम्य गुणांक और दूसरा पूछा है ककुत्ता। कौन बताएगा वैषम्य गुणांक का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वैषम्य गुणांक का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 3 फॉर्मूले थे, पियर्सन का, बाउले का, आघूर्ण का। β1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आघूर्ण के रूप में जो वैषम्य गुणांक है, बिल्कुल आघूर्ण वाला फॉर्मूला, मतलब वैषम्य गुणांक के लिए β1 μ2 का क्यूब के लिए यूज करेंगे β2 μ4
अपॉन म्यू2 का स्क्वायर। ये उल्टा लिख दिया मैंने, म्यू3 का स्क्वायर और म्यू2 का क्यूब। ठीक है, मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। और ये भी तुम पूछ रहे हो, तुमने पता नहीं कैसे बांधा इसको, नीचे बांधता है यार, इसको ऊपर अटकता है बार बार। म्यू3 का स्क्वायर, तो म्यू3 कितना है 0.7 का स्क्वायर, म्यू2 का क्यूब 2.5 का क्यूब, म्यू4 कितना है 18.75, म्यू2 का स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर। वैल्यू बताओ दोनों की क्या आएगी। इसको यहां बांध दे तो देख, इसको नीचे बांध। वैल्यू बताओ बीटा1 की कितनी आई है। बुक में से मत बताना, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है तुम्हारे और बुक में। बीटा2 तो आई है 3, ठीक है, और बीटा1 क्या आया है, बीटा2 तो सबने बता दिया, बीटा1 भी बताना भाई। 0.003 आ रहा है भाई, देख लो एक बार, चेक कर लो 0.031 आ रहा है या और भी कुछ आ रहा है कैलकुलेशन में। अपन कहेंगे पॉजिटिव आया है तो बंटन कैसा है, बंटन धनात्मक वैषम्य है। और सिरा कैसा है बंटन का, कपूता है तो कितना है 3 मान, मतलब ना तो ज्यादा नुकीला है ना ज्यादा चपटा है, तो कैसा वक्र हो गया, धनात्मक वैषम्य है। और कैसा वक्र है, प्रसामान्य है, क्योंकि बीटा2 का मान कितना आया है 3 आया है, और बीटा2 का मान 3 उसी के लिए होता है जो ना तो ज्यादा नुकीला होता है ना ज्यादा चपटा होता है, मतलब कौन सा वक्र, प्रसामान्य वक्र। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है देख लो एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 बंटन दे रखे हैं तुम्हें, तो तुम्हें ही बताना है कि कौन सा बंटन अधिक वैषम्य है। दोनों बंटनों का वैषम्य गुणांक निकालना है, और ये देखना है कि कौन से बंटन का वैषम्य गुणांक ज्यादा है। करवाए नवा क्वेश्चन। प्रसामान्य वक्र वो होता है जिसके समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक एक समान हो, मतलब उसका जो वक्र है ना तो ज्यादा नुकीला हो ना ज्यादा चपटा हो, उसको कहते हैं प्रसामान्य वक्र। लिखवा भी रखिए परिभाषा। वैषम्य गुणांक धनात्मक आया है तो नीचे लिख दिया बंटन में कैसा वैषम्य, धनात्मक वैषम्य है। और बीटा2 का मान 3 आया है, मतलब ज्यादा नुकीला भी नहीं है तो ज्यादा चपटा भी नहीं है। 3 का मतलब लिखवाया नहीं तुम्हें, इसका मतलब कैसा है, सामान्य, प्रसामान्य, उसको प्रसामान्य कहेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों बंटनों का वैषम्य गुणांक निकालना है। कर लोगे या करवाऊं 9 वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है। ठीक है, तुम करके देखना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसी बारंबारता बंटन में मूल बिंदु के परितः 4 आघूर्ण दे रखे हैं, तो कौन से आघूर्ण दे रखे हैं बताओ। ये 10 हो भी गया होगा, वेरी गुड। फिर भी जिन्होंने नहीं किया, आघूर्ण कौन से दे रखे हैं, डैश वाले या बिना डैश वाले, ये बता दो बस।
डैश वाले दे रखे हैं। समझ में आ गया नहीं सबको? क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को ये दे रखा है 4 आगुण, मतलब μ1 डैश दे रखा है 1, μ2 डैश दे रखा है 4, μ3 डैश दे रखा है 10 और μ4 डैश दे रखा है 46। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके समझ में आ रहा हो डैश क्यों लिखा है, बिना डैश क्यों लिखा है? पूछ लेगा कोई बच्चा? अब जो फाइनल के बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको अलग से पढ़ा देंगे जब एग्जाम डेट आएगी, क्योंकि अब बच्चे 100 हो गए हैं तो जुड़ने में दिक्कत है। इसमें मूल बिंदु के प्रति आगुण दे रखा है, मतलब मूल बिंदु हो चाहे कोई बिंदु हो, जब किसी बिंदु के प्रति आगुण दे रखा हो तो उनको डैश में लिखना है। यदि समांतर माध्य के प्रति आगुण दे रखा हो या केंद्रीय आगुण दे रखा हो, वो बिना डैश वाला होता है। ध्यान से सुन लो इस चीज को, नहीं गलती होगी एग्जाम में। किसी बिंदु की प्रति दे रखा है, चाहे मूल बिंदु हो चाहे कोई बिंदु हो, नहीं जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं अलग से पढ़ा देंगे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल जो फाइनल के बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें दिक्कत होने लगी भैया। ठीक है, अब इधर देखो, μ1 डैश μ2 डैश μ4 क्या पूछा है अपन से? β1 β2 निकालना, उनके लिए केंद्रीय आगुण की जरूरत है। तो तुम्हें पता है कि μ1 तो कितना होता है 0 फिक्स है, केंद्रीय आगुण निकाल रहे हैं। μ2 क्या होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, तो μ2 डैश कितना हो जाएगा 4, μ1 डैश का स्क्वायर कितना -1, तो ये कितना आ गया 3। μ3 क्या होता है μ3 डैश -3 μ2 डैश और μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, जिन्होंने नहीं किया वो निकालो इसका मान। μ4 क्या होता है μ4 डैश -6 μ3 डैश और μ1 डैश। फॉर्मूला जरूर देख लेना, ही फॉर्मूला 4 आता है जानता, 4 μ3 डैश और μ1 डैश 6 μ2 डैश और μ1 डैश और माइनस μ1 डैश का स्क्वायर और माइनस का 3 μ3 डैश की पावर 4। देख लेना फॉर्मूला लिखने में कोई गलती नहीं की हो। रख के बताओ मान μ3 और μ4 कितने आएंगे? उस स्टैंड को चेक कर ले, वो टूट रहा है। पढ़ोगे? वो दूसरा स्टैंड है ना, उसको चेक कर दिखाने है। एक स्टैंड और पड़ा था ना, उसका शायद ऊपर से टूट गया था क्लिप। μ4 तो आ रहा है 27, μ4 तो आ रहा है 27 और μ3 कितना आ रहा है? μ3 0। ठीक है, अब एक तो β1 पूछ रहा है, β1 का क्या फॉर्मूला है? वही μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। तो ये तो μ3 कितना है 0, तो ये तो हो गया 0। β2 कितना है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ4 कितना है 27 और μ2 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये कितना आ गया 3। मतलब बंटन में कोई भी विषमता नहीं है। ठीक है, हाँ μ1 डैश लास्ट में लिखने में गड़बड़ कर देता हूं मैं, μ1 डैश की पावर 4 है भैया, बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में करवाऊंगा, अभी रहने देना थोड़ा सा। 12 देखो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12।
म्यू 4 का फॉर्मूला है म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश और म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। ये फॉर्मूले याद थे इसलिए छोटे लिखे हैं भाई, बड़े लिख देंगे, ठीक है। तो मैं याद थे फॉर्मूला मान रखना था। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा एक क्वेश्चन और है तुम्हारे, एग्जाम्पल 5 ऐसा है मेरे साथ, पता नहीं कौन सा है। मैं 12 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना अब इसको। वो एग्जाम्पल भी जो मैं बता रहा हूं उसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बंटन के मान 3 के सापेक्ष प्रथम 4 आघूर्ण 3 के सापेक्ष, अब 2 बिंदु दे रखे हैं तो मैं इसको 3 को A1 मान लेता हूं, A1 के सापेक्ष आघूर्ण, एक ही जगह मैंने A1 मान लिया इसको। A1 इक्वल टू 3 के सापेक्ष आघूर्ण म्यू 1 डैश कितना है -2, उतारना मत इसको साथ में, क्वेश्चन जरूर लिख लो। म्यू 2 डैश कितना है 10, म्यू 3 डैश कितना है माइनस का 25 और म्यू 4 डैश कितना है 50। 3 के सापेक्ष आघूर्ण दे रखे हैं। आगे पूछा है कि माध्य के सापेक्ष आघूर्ण निकालो, एक तो ये पूछा है समांतर माध्य के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। और अगला पूछा है एवं कल्पित माध्य, दूसरा बिंदु दे रखा है एवं कल्पित माध्य कह दो या उसको A2 कह दो, क्योंकि A यहां पे कह चुके हैं। A2 इक्वल्स टू 5 के सापेक्ष भी आघूर्ण निकालने हैं, के सापेक्ष भी आघूर्ण ज्ञात करने हैं। समांतर माध्य के सापेक्ष आघूर्ण निकालने हैं तो पहला काम तो समांतर माध्य के सापेक्ष कर लो आघूर्ण निकालने का। उसके बाद 5 के सापेक्ष आघूर्ण भी ज्ञात करना है अपन, कल्पित माध्य 5 के सापेक्ष। तो पहले तो समांतर माध्य के सापेक्ष आघूर्ण निकाल लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। म्यू 1 कितना है 0, ये तो निकाल लो सब साथ में। म्यू 2 कितना है, ये डैश में थे सारे है ना। म्यू 2 कितना है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो 10 माइनस 4 तो 6, गलती नहीं हो बस ये देखते हैं। म्यू 3 डैश 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब, तो म्यू 3 डैश माइनस का 25, 3 इंटू 10 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब मतलब 8, ये हो गया प्लस 60 और 16 66 माइनस 25 41, देख लेना गलती नहीं हो एक बार। म्यू 4 म्यू 1 डैश का स्क्वायर और ये 3 म्यू 1 डैश का क्यूब, म्यू 1 डैश का 4, फॉर्मूला ऐसे ही है थोड़े से। जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 16, निकाल लिया होगा तुमने। म्यू 4 कितना आ रहा है, म्यू 4 कितना है म्यू 3 19 आएगा,
म्यू4 8 आएगा। सोलह। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको ज्यादा समझाना भी नहीं था यहाँ तक। हाँ, -8 था, वो मैंने +8 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हुई थी वो। ठीक है, ज्यादा बोर्ड मास नहीं लगाना है। सेकंड पार्ट वो इंपॉर्टेंट है। अपन को 5 के सापेक्ष एक दूसरा बिंदु और दे रखा है। पहले भी 3 के सापेक्ष थे और दूसरा है 5 के सापेक्ष भी अपन को आघूर्ण निकालना है। हो गया ना यहाँ तक? तो एग्जाम्पल थर्ड है पेज नंबर 87 पर। थर्ड या नहीं, थर्ड नहीं, 4। इनमें से कोई सा एग्जाम्पल वो देख लेना तुम, वो भी इसी टाइप का मैं बता रहा हूँ। तुम्हें जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको भी बुक के मेथड से नहीं करना है। ये डैश वाले थे, समांतरवाद वाले निकाले मैंने। अब मुझे लिखना है म्यू आर डबल डैश का फॉर्मूला 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस A2 था, ये A2 की पावर R। ध्यान से समझना, उतारना नहीं है इसको, मैं फिर कह रहा हूं यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो तो हो गया, उसको छोड़ो तुम। सॉरी, मैंने म्यू1 डबल डैश क्यों लगाया पहले, म्यू आर डबल डैश क्यों लगाया पहले, तो इसको समझो। एक बिंदु के प्रति आघूर्ण तो पहले से ही दे रखा था, उसके लिए डैश लिख दिया अपन। लेकिन दोबारा भी 5 के प्रति पूछा है, मतलब दोबारा भी बिंदु के सापेक्ष पूछा है अपन से। तो 5 के प्रति जो आघूर्ण है, मतलब A2 जो दूसरा बिंदु उसके प्रति जो आघूर्ण है, उसको म्यू आर डबल डैश से लिखा है अपन। समझ में आ गया सबके? म्यू आर डबल डैश का फॉर्मूला ये 5 के प्रति आघूर्ण है अपना, A2 5 मानो यहां पर। अब अपन को इसकी सहायता से लाना है, A1 की सहायता से। म्यू आर डैश का क्या फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं पहले। यहां म्यू आर डैश क्या है, 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस A की पावर R, A1 की पावर R। जो A1 के प्रति आघूर्ण था उसको डैश से लिखा है, जो A2 के प्रति आघूर्ण है उसको डबल डैश से लिखा है। इससे ये लेके आना है अपन को, मतलब ये चाहिए, तो इसको इसके पदों में लिखना है अपन को। एक डेरिवेशन भी करवाए थे, दो अपन ने, म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में, म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में। यहां पर म्यू आर डबल डैश को म्यू आर डैश के पदों में लिखना है। तो A1 जोड़ना है और घटाना है। देखो कैसे, म्यू आर डबल डैश 1/n सिग्मा एफ आई माइनस A2 इसकी पावर R। इसको तो DI कह दो चाहो तो भाई, ये एक तरह से DI हो गया अपने 1/n सिग्मा एफ आई और ये DI की पावर R, तो DI ये है।
तो म्यू आर डबल डैश 1/n, वो डेरिवेशन क्या था ना, वो का वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसको तो मैं डी आई कह रहा हूं, और a1 माइनस a2 के मान रख दो। कितने a1 माइनस a2? a1 कितना है 3, a2 कितना है 5। म्यू आर डबल डैश 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई माइनस 2 की पावर r। यहां तक कोई दिक्कत है कि किसी को भी कोई सा भी सवाल हो ढंग से कर सकते हैं अपन। a1 के सापेक्ष दे रखा था और a2 के सापेक्ष निकालना था, तो a2 वाले को a1 के पदों में लिखना। अब इसका प्रसार करना। वो डेरिवेशन क्या था, वो का वो डेरिवेशन। ब्लर हो रहा है कुमार मंगल, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, देख लो, थोड़ा सा वेट कर लो। रिपीट करने में कुछ भी नहीं है। ये म्यू आर डबल डैश जो आगुण है वो a2 के प्रति है, म्यू आर डैश आगुण जो a1 के प्रति है। इसका मान अपन को दे रखे हैं सबके, तो ये म्यू आर डबल डैश को म्यू आर डैश के पदों में लिखना है। म्यू आर डैश के पदों में लिखने के लिए a1 चाहिए, यहाँ पर a1 जोड़ा है, a1 घटाया है, इसको मैंने di मान लिया। a1 का मान 3 लिया था, a2 का मान 5 लिया था, ये लिया। अब इसका प्रसार करेंगे। म्यू आर डबल डैश 1/n सिग्मा एफ आई, ऐसे कैसे x माइनस ए का प्रसार 2-3 बार बता चुके हैं, डी आई की पावर r, फिर माइनस r(c1). अब ये आ जाएगा डी आई की पावर r-1 और एक 2 आ जाएगा, फिर r(c2), डी आई की पावर कम होती जाएगी, 2 की पावर बढ़ती जाएगी, फिर r(c3), डी आई की पावर r-3 और ये 2 की पावर 3 प्लस, ये प्लस लिख के आगे लिख दो डॉट डॉट में, r(cr), डी आई की पावर तो 0 और 2 की पावर r। तानामत पूरा बता देता हूं एक बार। म्यू आर डबल डैश इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर r, फिर r(c1) और 2 तो रह जाएगा बाहर, 2 को आगे लिखता हूं 2, और ये r(c1) 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर r-1, फिर आ जाएगा 2 की पावर 2 है तो 4 r(c2) 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर r-2 माइनस आगे हो जाएगा 8 r(c3) 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर r-3 डॉट डॉट में लास्ट टर्म r(cr) तो कितना हो गया 1, 2 की पावर r रहेगा ही, और 1/n और सिग्मा एफ आई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? वही डेरिवेशन कर रहे हैं सेम। व्यापक फॉर्म जरूरी है क्या? r इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं 4, नहीं 4 तक ही लेना है अपन को, बिल्कुल 4 तक ही लेना है, लेकिन पूरा लिख दिया प्रसार, क्योंकि पावर में 8 लगा रखा है तो प्रसार तो पूरा ही लिखना है, लेकिन अपने काम 4 तक ही आएगा। और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल ये का यही डेरिवेशन करवाया अपन ने। बेटा यहां से नेटवर्क सही चल रहा है सुमन, यहां से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देख लो सही एकदम चल रहा है। अब तुम्हारे अपने अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम, वो यहां से ठीक नहीं हो सकती। रवि क्या समझ नहीं आया? डेरिवेशन पढ़ा है म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में और म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में लिखना। थर्ड टर्म में प्लस आएगा, क्यों आएगा प्लस? अच्छा ये यहां, हाँ इनको मैं इसलिए नहीं मिटाना चाह रहा हूं, मुझे मान रखना है यहां से इसमें। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया देखो, म्यू आर डबल डैश, ये किसका सूत्र है वहां से देखो, म्यू आर डैश का, ये माइनस का 2 r(c1)
और ये किसका सूत्र हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 डैश का, फिर प्लस का 4RC2 और ये किसका मान हो जाएगा, म्यू आर माइनस 2 डैश का, फिर माइनस का 8RC3 और ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 3 और डैश का। एक और लिखना चाहो तो प्लस का 16 आ जाएगा, RC4 और म्यू आर माइनस 4 डैश का लास्ट वाली टर्म, ये और ये तो कैंसिल, केवल 2 की पावर आर, एक -1 की पावर आर और लगा देना भैया, हमें थोड़ा सा लिखना भूल गया था, ये -1 की पावर आर, तो यहाँ पर भी -1 की पावर आर और 2 की पावर आर। अब यहां से केस लेंगे अपन 1 बाय 1, उतार लो यहां तक तो। भाई ज्यादा दिक्कत होगी तो इस डेरिवेशन को दोबारा करा देंगे। बॉयज ग्रुप पे क्या सभी बच्चों को प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क की? राइट साइड की लास्ट लाइन बिल्कुल समझा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहा है, यहां से चल रहा है इसलिए कह रहा हूं। देखो ये था अपना म्यू आर डैश का ये फॉर्मूला है, इसकी जगह लिख दिया म्यू आर डैश, जब आर आ रहा है तब आर माइनस 1 आ रहा है म्यू आर माइनस 1 डैश, आर माइनस 2 आ रहा है म्यू आर माइनस 2 डैश, आर माइनस 3 ये आर माइनस 3 आ रहा है म्यू आर माइनस 3 डैश, और आगे टर्म आर माइनस 4 आएगा तो आर माइनस 4 डैश, क्योंकि इसी का सूत्र लिखा है अपन ने। भाई डी आई किसको माना है अपन ने, वही एक्स आई माइनस ए को डी आई माना है। अब लिखो यहाँ पर r इक्वल्स टू 0, ये मान ध्यान रखना, मैं बुक में से लिख दूंगा, हटा रहा हूं यहां से, तो जगह कम पड़ेगी। इसमें रखेंगे r इक्वल्स टू 0 या 1 से लिख लो, अपने 0 की जरूरत नहीं है, 4 आगुण पूछे प्रथम, r इक्वल्स टू 1 तो म्यू 1 डबल डैश क्या आ जाएगा, देखो यहां से म्यू 1 डैश 1 यहां पे रखेंगे, 1C1 1 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये म्यू 0 डैश, r इक्वल्स टू रखेंगे 2, इसमें म्यू 2 डबल डैश, यहां पर म्यू 2 डैश, यहां पर 2C1 2 आएगा और 2 पहले से 4 हो जाएगा, माइनस का 4 म्यू 1 डैश, यहां पर 2C2 1 हो जाएगा, प्लस का 4 म्यू 0 डैश, r इक्वल्स टू 3 रखेंगे, यहां पर रख दो तुम मान, म्यू 3 डैश में सीधा मान निकाल के रख रहा हूं, यहां पर रखेंगे म्यू 3 डैश, 3C1 हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 6 म्यू 2 डैश, 3C2 भी 3 इंटू 4 12 म्यू 1 डैश, 3C3 1 माइनस का 8 म्यू 0 डैश, r इक्वल्स टू 4 म्यू 4 डैश डबल डैश, ये आ जाएगा म्यू 4 डैश माइनस 4C1 4 तो 8 म्यू 3 डैश प्लस 4C2 होता है 6 6 इंटू 4 24 म्यू 2 डैश, 4C3 4 इंटू 32 म्यू 1 डैश और 16 म्यू 0 डैश। ये जो केस लिखे हैं इनमें कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो। r इक्वल्स टू 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 4 आगुण पूछे थे 1 2 3 4, कोई सा भी समझाना है तो पूछ लो, कहीं दिक्कत है तो। फर्स्ट 0 होता है 1, फर्स्ट जो आगुण होता है वो 1 होता है, म्यू 0 डैश का मान 1 रहेगा, पहले निकाल चुके हैं, बाकी वो प्रथम आगुण नहीं होता है। म्यू 4 आएगा, किस में आएगा म्यू 4 लास्ट में, हाँ
म्यू जीरो डैश का मान 1 होता है। म्यू जीरो का म्यू जीरो डैश दोनों का मान 1 ही होता है। रख दो इसमें मान। और कोई कहीं प्रॉब्लम है जिनको दिख रहा है, भाई जिनको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उनको तो प्रॉब्लम कैसे बता पाएंगे? दोबारा बता देंगे इसको, एग्जाम्पल एक वो रिपीट कर देंगे। जिनको दिख रहा है उनको यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तो मान रखना है इसमें और कुछ नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज का सबसे। और एक ही सवाल है इस तरीके के, दूसरे सवाल और नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये भाई ब्लर हो रहा है उनको तो नहीं पूछ सकते हैं। भाई जिनको ब्लर हो रहा है वो जूम ऐप को अपडेट कर लेना, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर चल रहा है। यहाँ से प्रॉब्लम होती तो क्लास बंद कर देते, यहाँ से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लियर चल रहा है। मान रखो इसमें भाई, अब मैंने मान मिटा दिए, तुम मान रख के बताओ म्यू वन डबल डैश का मान कितना आएगा। निकाल दिया मान सबने, मैं बुक में से लिख रहा हूं, तुम मान रख दो वहां से, और बुक का तुम्हें मैच भी करना है। ये आ रहा है माइनस का 4, ये आ रहा है 22, मैं बुक में से लिख रहा हूं सीधा माइनस 117, और ये आ रहा है 570। क्या सबके बुक में आंसर मैच हो गए क्या? म्यू, ये देखो म्यू जीरो पहले बता दिए स्टार्टिंग में अपन ने जब फॉर्म लिखे थे, म्यू जीरो और म्यू जीरो डैश दोनों 1 होते हैं। ये सॉल्व करके बताए तुम्हें, फॉर्मूले बताए थे तब। हाँ म्यू थ्री डबल डैश ही है, वो डैश नहीं है, डबल डैश ही है। आर इक्वल टू 4 रख दो ना, जो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा आर इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये म्यू 4 डैश। अब 4C1 का मान 4 होता है, 4 इंटू 2 8 हो गया। 4C2 का मान नहीं निकालना समझ में आ रहा था, ऐसे निकालता, मैंने पहले बता दिया था। 4C2 4 को 2 बार खोल दो तुम, तो 2 आ रहा है इसलिए, और 2 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, और 4 पहले से लग रहा है आगे, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। 4C3 भी 4 ही आएगा, ऐसे ही निकाल लो। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। 4C4 1 आएगा। 4C3 समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा बताओ।
पेज नंबर 87 पे ये का ये एग्जाम्पल है थर्ड, उसको भी बता रहे हैं दोबारा, इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 87 पर एग्जाम्पल थर्ड बिल्कुल ये का यही है, उसको करते हैं। जिनको समझ में आ गया वो साथ में कर लेना, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझ लेना एक बार। नहीं आया फाइनल का टाइम टेबल मनीष। एक क्वेश्चन और हो जाएगा इस टाइप का तो क्लियर हो जाएगा, कहीं गलती नहीं करोगे इसमें तुम। जिनको समझ में आ गया वो तो साथ में करेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और अनसॉल्व में ऐसा क्वेश्चन था नहीं इसलिए। यदि किसी बंटन से 4 के प्रति प्रथम, अब 2 बिंदु दे रखे हैं इसलिए पहले को 4 कह रहा हूं, A1 इक्वल टू 4 के प्रति आघूर्ण, इनको डैश से लिख रहा हूं। μ1 डैश 1.5, μ2 डैश 17, μ3 डैश -30 और μ4 डैश 108। β1 β2 मैं नहीं बता रहा हूं, ये कह रहा है कि x इक्वल टू 2 के प्रति आघूर्ण ज्ञात करो। β1 और β2 मैं नहीं समझा रहा हूं, वो तुम कर लोगे, मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं। 4 के प्रति दे रखा है तो दूसरे बिंदु को तुम तो A2 कह दो। β1 β2 तो तुम निकाल लोगे, वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं 4 के प्रति दे रखा है और 2 के प्रति कैसे निकालना। तो 4 के प्रति दे रखा है उसको तो कहेंगे अपन μ1 डैश। सॉल्व कर रहा हूं, देखो एक तो है μr डैश, ये तो है 1/n सिग्मा fi और xi माइनस a1 की पावर r। दूसरा मुझे निकालना बिंदु के प्रति निकालना, इसलिए डैश में लिख रहा हूं 1/n सिग्मा fi और xi माइनस a2 की पावर r। पहले तो ये दोनों लिखे वो समझ में आ गया क्या? एक तो है 4 के प्रति दे रखे हैं और 2 के प्रति पूछे अपन से। अब मुझे 2 के प्रति निकालना है, μr डबल डैश मुझे निकालना है। ये चाहिए मुझे, इसको इसके पदों में लिखेंगे तो μr डबल डैश चाहिए 1/n सिग्मा fi। अब मुझे इसको इसके पदों में लिखना है तो A1 की जरूरत है मुझे यहां पर, तो सेम होगा वही प्रोसीजर, xi A1 घटा रहा हूं, A1 जोड़ रहा हूं और माइनस का A2 और ये पावर में r। μr डबल डैश एक जैसे सवाल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। इसको di मान लेते हैं, मतलब ये di का काम करेगा, तो ये di और A1 माइनस A2, A1 कितना है 4 माइनस 2। बुक में कैसे कर रखा है कोई मतलब नहीं, अपन को कोई सा भी सवाल दे दे इस मेथड से अपन कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब इसका प्रसार कर दो, इसमें प्लस चलेगा सब जगह बस। पेज नंबर 87 पर है ये। नई बुक में नहीं है ये सवाल, तो लिख लो एक बार इसको। एग्जाम्पल थर्ड पेज नंबर 87 पर 4 के प्रति दे रखा है और 2 के प्रति आघूर्ण पूछा है। हाँ वो तो छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, β1 और β2 तो तुम्हारे लिए छोड़ दिया इसमें। वो μ1 μ2 μ3 μ4 निकाल के वो निकालने, वो तो कर लोगे तुम, इसलिए वो बताया भी नहीं मैंने। अब इसका प्रसार कर दो 1/n सिग्मा fi। एग्जाम्पल लिखा है, थर्ड वाला एग्जाम्पल है, प्रसार कर रहे हैं तो वही di की पावर r आएगा, फिर rc1 आ जाएगा, di की पावर कम हो जाएगी
2 आ जाएगा, फिर RC2 आएगा, DI की पावर और कम हो जाएगी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको तो बिल्कुल बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो तुम, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। 2 का क्यूब आ जाएगा, एक और लिख देता हूं चलो, RC4, DI की पावर R-4 और 2 की पावर 4 डॉट डॉट में, लास्ट में माइनस तो चले ही नहीं रहा, इसलिए -1 की पावर R नहीं, सीधा RCR और 2 की पावर R। मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, म्यू आर डबल डैश, गुणा करेंगे इसका इससे, 1/n सिग्मा FI DI की पावर R, जिनमें आई नहीं है उनको हटा लो, ये 2 अलग, RC1 अलग, 1/n सिग्मा FI और DI की पावर R-1, फिर अपने पास में आ जाएगा 2 की पावर 2 4, RC2 1/n सिग्मा FI और DI की पावर R-2, फिर 8 RC3 सिग्मा 1/n सिग्मा FI और DI की पावर R-3 प्लस 16 RC4 1/n सिग्मा FI और DI की पावर R-4। लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं, RCR तो 1 हो गया, 2 की पावर R 1/n और सिग्मा FI म्यू आर डबल डैश। अब ये देख लो बस, ये किसका फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है भाई, इसको तो DI माना है ना तुमने, तो DI हो गया यहाँ पर, तो FI DI की पावर R म्यू आर डैश का है, फिर लिखते जाएंगे यहाँ पर म्यू आर डैश, फिर 2 RC1 इसकी पावर R-1 हो गया, तो म्यू R-1 डैश, अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, 4 RC2 और म्यू R-2 डैश प्लस 8 RC3 म्यू R-3 डैश प्लस 16 RC4 और म्यू R-4 डैश डॉट डॉट में लास्ट में टर्म, ये तो n और ये तो कैंसिल और 2 की पावर R। जिनको पहले सवाल में नहीं समझ में आया था उनको यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, दोबारा पूछ लो। कोई बात यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन ऐसा रह रहा हो, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। भाई A1 को इसलिए जोड़ना है ना, पहला वाला अपन ने A1 माना है, अपन को निकालना तो A2 वाला है ना, तो A2 के साथ में A1 लाना था, तो A1 जोड़ा और A1 घटाया है। भाई अपन को म्यू आर डबल डैश लाना था, उसमें ही जोड़ना है, क्या कहते हैं इसमें, R इक्वल टू 1 केस लिख दो, 2 के लिए केस लिख दो, 3 के लिए लिख दो, 4 के लिए केस लिख के वैल्यू निकाल दो। दिक्कत ये होगी 100 स्टूडेंट हो गए हैं, अब कुछ का रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी मेरे पास और कोई तरीका नहीं, बुक की तरह भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बुक करना है, पर एक मेथड रखो तो ज्यादा ठीक है, बाकी बुक का मेथड समझ में आ गया तो बुक की तरह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुक में कुछ गलत कर रखा है, बुक में भी सही है, लेकिन मैंने क्या म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में, म्यू आर को म्यू आर डबल डैश के पदों में लिख पाया था, वो डेरिवेशन का रिपीटिशन हो गया एक तरह से। एग्जाम मैंने कहा सेकेंड ईयर की तुम्हारी एग्जाम हो सके उस टाइम तो मैं सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे, महीना 15 दिन जो भी टाइम मिलेगा। फाइनल बना सर, तो क्या करें फाइनल वालों को बताओ, प्रसार किया है बस, ये प्रसार का फॉर्मूला लिखवा रखा है तुम्हें। अब ये मिटा रहा हूं, इनके मान याद रखना, बुक में से रख देना।
R इक्वल्स टू 1 पर म्यू 1 डबल डैश म्यू 1 डैश 2 1 C1 बनेगा, ये म्यू 0 डैश। R इक्वल्स टू 2 पर म्यू 2 डबल डैश, यहाँ पर म्यू 2 डैश हो जाएगा। अब 2 C1 आता है, 2 और 2 पहले से, तो 4 म्यू डैश और यहाँ पर C2 हो गया म्यू 0 डैश। फिर R इक्वल्स टू 3 पे सीधा लिख रहा हूँ म्यू 3 डबल डैश, तो म्यू 3 डैश आ जाएगा। 3 C1 3 होता है, 2 पहले से लग रहा है, 6 म्यू 2 डैश आ जाएगा। और यहाँ पर 3 C2 भी 3 होता है, 3 इंटू 4 12 और म्यू 1 डैश आ जाएगा। 3 C3 1 होता है, 8 म्यू 0 डैश आ जाएगा। म्यू 4 डबल डैश म्यू 4 डैश आ जाएगा। 4 C1 4 तो 8 म्यू 3 डैश आ जाएगा। 4 C2 होता है 6 इंटू 4 24 म्यू 2 डैश आ जाएगा। 4 C3 4 इंटू 3 32 म्यू 1 डैश आ जाएगा। और ये 16 म्यू 0 डैश आ जाएगा। मान रख दो बस इसमें और आंसर आ जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको दोनों ही सवाल नहीं समझ में आए और दोनों ही सवालों में नहीं दिखा हो, वो भी है कि कोई कि सर दोनों में कुछ भी नहीं दिखा, टाइम अब वो समझ रहा है कि इसलिए इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि भाई एडमिट हो जाएं, बोल दो सभी को, अभी भी बोल दो, अभी पहला ही एक्सरसाइज चल रहा है, इसको पढ़ा देंगे। 3-4 एक्सरसाइज के बाद तुम पढ़ोगे तो फिर रह ही जाता है। फाइनल वाले इसीलिए पढ़ रहे हैं कि लेट जुड़े थे, पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, MSc प्रीवियस वालों को भी प्रमोट कर दिया है। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूं क्लास इस सवाल के बाद। ये मान तुम निकाल लेना। अभी पढ़ते रहो, बढ़िया ही होगा जो भी होगा। ठीक है, अरे जो इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ाएंगे, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, वो एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, करवा देंगे।